जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज के कार्यक्रम में एक बार फिर से कुछ वक्फे के बाद मौजूद है नाज़िया इलाही खान। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका नाज़िया। जय हिंद, नमस्कार। वंदे मातरम, जय माँ काली। और काफ़ी दिन के बाद एक्चुअली मुझे लगता है कि बंगाल में भाजपा की सरकार आई थी तब हम कंटिन्यू बैठ रहे थे, और जब सरकार बनने वाली थी तब हम कंटिन्यू कन्फ्रंटेशन और डिस्कशन करते थे। एंड इट्स बीन जी अ लॉन्ग टाइम जब हम फिर से दोबारा बैठे हैं। जी। तो नाज़िया, रिपोर्ट्स आ रही हैं और रिपोर्ट्स के मुताबिक बंगाल में एक स्टूडेंट अब्दुल के फादर का जो है वो एलिजेड किलिंग के बाद जो सीजेपी फाउंडर है अभिजीत दिपके, उन्होंने अब्दुल को सपोर्ट दिया है और उन लोगों की जो इमीडिएट अरेस्ट की डिमांड भी उन्होंने की है। और जो ये दावा किया जा रहा है कि जो उनकी मौत के जिम्मेदार हैं दिपके ने, इस इंसिडेंट को लेकर एक स्ट्रॉन्ग आउटरीच एक्सप्रेस किया। लेकिन यहाँ पे एक फंडामेंटल जो सवाल और प्रिंसिपल है कि एलिगेशन तो यहाँ पर है ही, लेकिन इन्वेस्टिगेशन को इन्वेस्टिगेशन की तरह ही करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो सीधी तरह से मतलब बीजेपी के साथ इसको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और बंगाल में जो पॉलिटिकल किलिंग्स और इस तरह की चीजें, वायलेंस है, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन जिस तरह से ये सारी चीजें वो पॉलिटिकल कनेक्शन स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, और किस तरह से बेसिकली आप इस पूरे जो अभिजीत दिपके हैं बंगाल को लेकर अब राजनीति कर रहे हैं पूरे देश में, बेसिकली वो फैलते जा रहे हैं, पैर पसार रहे हैं देश के, देश प्रदेश हर चीज की। क्या आपका रिएक्शन है? आप वेस्ट बंगाल में हैं जी। अ, मैं बहुत सीरियस तो इन तिलचट्टों को नहीं लेती हूँ, क्योंकि बहुत ही घिनौना एक नाम इन्होंने अपने संगठन का रखा है। एंड एवरीवन नोज अबाउट देम कि जो जहाँ से ये फंडिंग और जिस किताब को लेकर के ये देश के लॉ एंड ऑर्डर को खराब करने की कोशिश करते हैं, और जो दोहरा चरित्र जंतर मंतर पर और झारखंड पर जो बिल्कुल ही अलग चरित्र जो दिखाई दिया है, तो मैं तो बहुत सीरियस नहीं लेती हूँ। लेकिन कभी कभी ऐसा फील होता है कि तिलचट्टे घर में जब घुस जाते हैं तो वो गंदगी फैलाते हैं, तो उनको हीट मार करके या फिनाइल से या ब्लीचिंग पाउडर से उनको मार करके भगाना ही पड़ता है, क्योंकि सिर्फ तिलचट्टे गंदगी नहीं फैलाते हैं, जबकि वो हगते हैं और जब अपना बच्चा पैदा करते हैं तो वो और भी गंदगी बढ़ जाती है। आई एम सॉरी, आई एम द सेम नाजिया। तो एक्चुअली में ममता सर, कुछ फैलते हैं तो कितनी गंदगी होती है, मतलब वो ऐसा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एवरीवन अग्री विथ मी। तो एक्चुअली में ममता सरकार की कुरीतियों को लेकर के, ममता सरकार की बदतमीजियों को लेकर के, ममता सरकार के बियॉन्ड द लॉ एंड ऑर्डर की बातों को लेकर के हम तो काम कर रहे हैं। कैन यू इमेजिन के बीएनएस और बीएनएसएस की धाराएं दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में और अलग अन्य राज्य जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, वो कब से लागू हो गया? हमारे यहाँ मई में लागू हुआ, मई 2026 में। और अभी हमारे पुलिस ऑफिसर्स को नहीं पता है कि कौन से सेक्शंस कहाँ पर सेट किए जाएंगे और कौन सा केस किस हिसाब से देखा जाएगा। बीएनएस और बीएनएसएस की धाराओं के हिसाब से हमारे पुलिस को पता ही नहीं है। हमारे कोलकाता पुलिस को पता ही नहीं है कि कन्वर्शन का भी कोई एफआईआर होता है, और लव जिहाद का भी कोई एफआईआर होता है, और मौलवी मुल्ला अगर कोई भड़काऊ भाषण दे तो उसका भी कोई एफआईआर होता है, या किसी को लाइफ थ्रेट, अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता नेत्रियों को लाइफ थ्रेट आए तो उसको सिक्योरिटी भी दी जाती है। ये हमारे कोलकाता पुलिस को पता ही नहीं है अभी तक। अभी उनको समझाया जा रहा है, अभी उनको बताया जा रहा है कि जीरो टॉलरेंस की सरकार कैसी होती है, लॉ एंड ऑर्डर की सरकार कैसी होती है, संवैधानिक सरकार कैसी होती है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल सरकार कैसी होती है। अभी उनके लिए बिल्कुल नया है, अभी वो न्यू बॉर्न बेबी है, या ये भी कह सकते हैं कि यर्ड बॉर्न बेबी है। अभी मैं मेरे ख्याल से परसों में ग्रीष्मपाग थाना विजिट की थी, तो उन्हें पता ही नहीं था कि किस तरीके से कोई जब नेता आता है बाहर से, जो नेशनल लीडर होता है, उसको कैसे जेस्चर देते हैं और कैसे पुलिस सिक्योरिटी देते हैं और कैसे पायलटिंग देते हैं, ये उनको पता ही नहीं था। तो हम तो खुद, ममता सरकार ने जो जो किया है, जो बेड़ा गर्क किया है पश्चिम बंगाल का, उसके खिलाफ में अभी भी आवाज उठा रहे हैं।
और जिस हिसाब से स्वच्छता पर काम चल रही है, जिस हिसाब से लॉ एंड ऑर्डर पर काम चल रही है, जिस हिसाब से शिक्षा पर काम चल रही है, और कल भी लाल किला से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि सरकार की तरफ से कोचिंग जो है वो बच्चों को कराई जाएगी, ताकि पैसा जो है वो ना वेस्ट हो माँ बाप का, क्योंकि कोचिंग की वजह से बहुत सारे बच्चों के माँ बाप बड़ी परेशानी से पैसा पेमेंट करते हैं, और बहुत ही ज्यादा पैसा ये कोचिंग मास्टर लोग लेते हैं। यूट्यूब से भी कमाते हैं, इंस्टा से भी, फेसबुक से भी, और उसके बाद फिर बच्चों से भी लेते हैं। तो अभी तो व्यवस्था 3 महीने में ठीक की जा रही है। अभी तो लव जिहाद पर कानून बन रहा है, कन्वर्शन पर कानून बन रहा है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के ऑर्डर के हिसाब से लाउड स्पीकर की चीजें ठीक हो रही हैं, लॉ एंड ऑर्डर को ठीक किया जा रहा है, इलीगल कंस्ट्रक्शंस को तोड़ा जा रहा है, सारे स्कूल और कॉलेजेस का इंस्पेक्शन चल रहा है कंटिन्यूअसली, और खुद मंत्री जी उठ करके जो है वो कॉलेज और स्कूल के इंस्पेक्शन के लिए जाते हैं। तो अगर दीपके को ऐसा लगता है कि 3 महीने में सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए, तो फिर मुझे लगता है कि राजनीति इज नॉट कप ऑफ हिज टी। मुझे ऐसा फील होता है कि उसके 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 मतलब एक्चुअली और जो मतलब 36 साल जो वामपंथियों ने बर्बाद किया, फिर 15 साल कांग्रेसियों ने सबसे पहले बर्बाद किया, उसके बाद फिर 15 साल ममता बनर्जी ने बर्बाद किया, अब जा करके पश्चिम बंगाल में कार्रवाई हो रही है। कैन यू इमेजिन अंबर कि हमारे यहाँ कोलकाता में एक डिस्ट्रिक्ट है कल्याणी, विधान चंद्र रे ने अपनी गर्लफ्रेंड के नाम पर वो डिस्ट्रिक्ट रख दिया था, कल्याणी। कैन यू इमेजिन कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के फादर के पास गए और एक हिंदी मूवी की तरह उन्होंने अप्रोच किया। तब वो चीफ मिनिस्टर नहीं थे, तब वो एक अच्छे डॉक्टर थे, और उन्होंने अप्रोच किया शादी के लिए। उसके फादर ने कहा कि तुम्हारे पास क्या है जो तुम मेरी बेटी को खुश रखोगे, और उसके बाद फिर जब तक वो चीफ मिनिस्टर बने विधान चंद्र रे, तब तक जो है उस लड़की की शादी हो गई, और उन्होंने उसके प्यार की याद में कल्याणी नाम रख दिया। अच्छा, प्रेसिडेंसी कॉलेज, ब्रिटिश ने उसको प्रेसिडेंसी कॉलेज किया 1877 में, जबकि सन 1800 से लेकर के 1876 तक वो हिंदू कॉलेज था, और उसमें सभी धर्म और समुदाय के बच्चे पढ़ने के लिए जाते थे, लेकिन उसको ब्रिटिश ने प्रेसिडेंसी कॉलेज किया, और अभी फिर से दोबारा हम लोग इसको हिंदू कॉलेज करने के लिए मांग कर रहे हैं। तो चीजें अभी सुधर रही हैं। अब जिस उर्दू स्कूलों में या नबी सलाम अलैका पढ़ाया जाता था, अब उसमें वंदे मातरम पढ़ाने की बात हो रही है। जिस उर्दू स्कूलों में नात और क़रात पढ़ाए जाते थे, और जिस अंग्रेजी स्कूलों में बाइबल की चीजें पढ़ाई जाती थी, अब उसमें जन गण मन पढ़ाने की बात की जा रही है। तो अपने अपने अध्यात्म की तरफ और अपने धर्म की तरफ हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। बस ये समझ लीजिए कि जीरो से पश्चिम बंगाल को स्टार्ट किया जा रहा है। जो कंपनीज नहीं थी, जो कंपनी आना नहीं चाहती थी यहाँ पर, वो कंपनीज अब यहाँ पर आकर के मीटिंग्स कर रही है, और सब यहाँ पर इन्वेस्ट करने को तैयार है। तो ऐसे सिचुएशन में 3 महीने की सरकार पर अगर अभिजीत तिपके ये कहना चाहते हैं कि हम तो वहां पर आंदोलन करेंगे, तो ये पश्चिम बंगाल है। यहाँ पर उनको रसगुल्ला और मिष्टी दोई खिला करके भेज दिया जाएगा, और यहाँ के बंगाली जो है ना, वो दिल्ली वाले नहीं है कि आप 1.5 महीना जंतर मंतर को ब्लॉक करके बैठे रहेंगे, देश के प्रधानमंत्री को गाली गलौज करेंगे, देश के प्रधानमंत्री की माँ को गाली गलौज करेंगे। हम जैसे राष्ट्रभक्त महिलाओं की तस्वीरों को लेकर के आप अभद्र टिप्पणियां करेंगे, मोदी जी के साथ मेरी तस्वीर नंगी लगा करके आप वहां पर प्रदर्शन करेंगे, तो ये सारी चीजें पश्चिम बंगाल में नहीं चलने वाली है। आपने जंतर मंतर पे चला लिया, पश्चिम बंगाल में आप कतई नहीं चला पाएंगे, पुलिस काफी है यहाँ पर। और दूसरा कि बंगाली जो हैं वो कभी भी अपने जिसको वो बहुत मान्यता करते हैं, जिसको वो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, जिसको वो बहुत वैल्यू करते हैं, उसके खिलाफ वो एक शब्द भी डेरोगेटरी रिमार्क वो सुनना पसंद नहीं करते हैं। और जहां तक मुझे पता है कि अभिजीत तिपके जब भी आता है या कहीं भी जाता है, तो वो अपने साथ 10-12 बदतमीजों को लेकर के ही घूमता है, और 10-12 जो अमेरिका फंडेड लोग हैं और पाकिस्तान फंडेड लोग हैं उसको ही लेकर के घूमता है। तो पश्चिम बंगाल में उसकी कोई जगह है नहीं। दूसरी बात आती है अंबर कि ये जो मुसलमान आदमी है, चलो छोड़ो मुसलमान है या हिंदू, मैं तो कहती हूँ कि ये जो व्यक्ति है, ये पहले उस स्कूल में पढ़ता था,
और बहुत ज़माने के बाद वो स्कूल विज़िट किया और उसको पता चला कि वहाँ पर व्यवस्था ठीक नहीं है। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि 15 साल जब ममता बनर्जी की सरकार थी, तब तुम नहीं गए? 34 साल जब वामपंथियों की सरकार थी, तब तुम नहीं गए? चलो विधान चंद्र और रे को तो मैं छोड़ देती हूँ, तब तुम बच्चे रहे होगे। लेकिन जब वामपंथियों की सरकार थी, तब तो तुम पढ़ रहे होगे। और छात्र आंदोलन शुरू ही हुआ है हमारे पश्चिम बंगाल से। हमारे पश्चिम बंगाल को आप जनरल नॉलेज में पढ़िएगा तो जुलूसों का शहर शहर कहा जाता है, और या तो फिर माँ दुर्गा का और माँ काली का शहर कहा जाता है। तो जब छात्र आंदोलन या लेबर आंदोलन वामपंथियों ने स्टार्ट किया और जब आप उस स्कूल में पढ़ रहे थे, तब आपने छात्र आंदोलन क्यों नहीं किया? उसके बाद फिर ममता बनर्जी 15 साल छात्र आंदोलन पर उन्होंने प्रोवोकेशन दिया, सबको बढ़ावा दिया, सबको भड़काऊ भाषण दिया, तब आपने क्यों नहीं छात्र आंदोलन किया? आपने ममता बनर्जी को क्यों नहीं चिट्ठी लिखा कि जिस स्कूल में मैंने पढ़ा है वो स्कूल का बेड़ा गर्क है, वो स्कूल बहुत ही खराब हो चुका है। 3 महीने की सरकार में आपको ये मन में आ गया कि आपको अपने स्कूल दोबारा जाना है और वहां पर जा करके आपको व्यवस्था ठीक करनी है, और ठीक करने के लिए आपको उस पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं मिला, इस पूरे राज्य में कोई नहीं मिला, इस पूरे देश में कोई नहीं मिला, सीधा अभिजीत तिपके मिला। क्या वो अब्दुल जो है वो क्या बता सकता है कि उसने कोई लेटर जो है वो अभी के एजुकेशन मिनिस्टर को दिया होगा, या पहले ममता बनर्जी के वक्त में जो एजुकेशन मिनिस्टर जो पार्थो चैटर्जी था, जिसके घर से सेक्स टॉय निकला था, जिसके घर से सोने का पहाड़ निकला था, जिसके पास से 5-5 6-6 गर्लफ्रेंड्स निकली थी, टॉवेल में लिपटी हुई उसके बेडरूम से निकली थी, जिसके घर से नोटों का पहाड़ निकला था, 55 करोड़ रुपए एक बार में निकला था, बाथरूम के टाइल्स के नीचे से गोल्ड के बिस्किट्स निकली थी। पार्थो चैटर्जी जो एजुकेशन मिनिस्टर था ममता बनर्जी के सरकार के वक्त में, क्या इस अब्दुल ने उनको कोई लेटर लिखा था? तो ये स्ट्रैटेजी जो है ना, ये चलेगी नहीं अभिजीत दिपके की। और मैं तो उनको चेतावनी देना चाहती हूँ कि नाजिया इलाही खान पश्चिम बंगाल में बैठी हुई है, और मजाल नहीं कीजिएगा, बहुत इज्जत और सम्मान के साथ अभिजीत तिपके को बोल रही हूँ कि यहाँ पर पश्चिम बंगाल आने का, और अगर आइएगा तो इज्जतदार लोगों को लेकर के आइएगा। जंतर मंतर पर जिन लोगों को आप लेकर गए थे, वो लोग पश्चिम बंगाल में बिल्कुल नहीं चलेंगे। बिल्कुल, लेकिन नाजिया, पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बने 3 महीने हो गए और काफी कुछ ऑफ कोर्स सीएम शुवेंदु अधिकारी ने काफी कुछ बदलने की कोशिश की है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपने अब तक जो बंगाल की जनता को जिन बदलावों की आवश्यकता थी, क्या देख रही हैं, किस दिशा में वो काम जा रहा है? क्या कुछ बदलाव अब तक आना शुरू हुआ है? जितने भी साल नागपंचमी होती थी और काली पूजा होता था, तो मेरी एक ही प्रार्थना होती थी कि योगी आदित्यनाथ जी जैसा मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल को जरूरी है। क्योंकि अगर उस ऑरा का और उस तेवर का मुख्यमंत्री अगर पश्चिम बंगाल में ना आया, तो पश्चिम बंगाल इम्प्रूवमेंट और डेवलपमेंट और लॉ एंड ऑर्डर के दृष्टि से दूर रह जाएगा। कोई सॉफ्ट स्पोकन या सॉफ्ट हार्टेड या अगर यहाँ पर आकर के कोई महिला या कोई और व्यक्ति बैठ जाता, तो शायद पश्चिम बंगाल को संभालना बहुत ही मुश्किल हो जाता। लेकिन जैसे ही शुभेंदु अधिकारी दादा, जो हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल है, उनका तेवर बस आप ये समझ लो कि योगी 2.0 है। और जिस हिसाब से आफ्टर 79 ईयर्स, कल 15 अगस्त था, आफ्टर 79 ईयर्स, कहने को देश को आज़ादी 1947 में मिल गई थी, हालांकि उसका कोई प्रमाण नहीं मिलता है। जैसे गांधी फादर ऑफ नेशन है, उसका कोई प्रमाण नहीं मिलता है, उसी तरीके से 1947 को ही देश आज़ाद हुआ था, उसका भी कोई प्रमाण नहीं मिलता है। लेकिन फिर भी हम मनाते आए हैं। तो 79 ईयर्स हमारे पश्चिम बंगाल में तिरंगा यात्रा नहीं हुई थी। हमारे पश्चिम बंगाल में हर घर तिरंगा का आयोजन नहीं हुआ था। हमारे पश्चिम बंगाल के रेड रोड में वंदे मातरम के सारे स्टांस पढ़ाए नहीं गए थे, गाए नहीं गए थे। हमारे पश्चिम बंगाल में तिरंगा झंडा लहराने के लिए मुसलमान गलियों को देखने से आंखें तरस जाती थी कि शायद कोई मुसलमान जो है वो तिरंगा झंडा लहराया होगा। लेकिन इस बार जूता पहन करके ही, लेकिन पोर्ट एरिया में शम्स इकबाल टाइप के जो बहरूपिया काउंसलर, एक्स काउंसलर वगैरह हैं, या फरहाद हकीम टाइप के जो घुसपैठ या बांग्लादेशी मानसिकता के जो लोग हैं, वो भी कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर का लिहाज रखते हुए जूता पहन करके हमारे तिरंगा झंडा को लहराए हैं। लेकिन इस बार भी
वंदे मातरम उन्होंने नहीं गाया है, जनगण मन उन्होंने गाया है, लेकिन वंदे मातरम उन्होंने नहीं गाया है। आज भी उनको वंदे मातरम से घिन्ना और आज भी वंदे मातरम से प्रॉब्लम पश्चिम बंगाल के मुसलमानों को दिखाई दी है कल। लेकिन कम से कम इतना हुआ है कि आफ्टर 9 ईयर्स हम फील कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल आजाद हो गया है। पश्चिम बंगाल ब्रिटिश रूल से भी निकल गया है, पश्चिम बंगाल मुगल के रूल से भी निकला है, और ये वो दिन था 2026 का मई का। उससे पहले हमें ये फील होता था कि या तो हम किसी इस्लामिक कंट्री में रह रहे हैं, और वो भी गल्फ जैसा इस्लामिक कंट्री नहीं, बल्कि पाकिस्तान, कतर और ईरान जैसा इस्लामिक कंट्री, और कभी कभी फील होता था कि हम ब्रिटिश रूल में आज भी रह रहे हैं और हमें हंटर मार मार करके हमें अपना गुलाम बना करके रखने की पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन इस बार जब मैं 11 तारीख को आई हूँ, और तो ऐसी फीलिंग आ रही है, हर तरफ वंदे मातरम के गान जो हैं वो बज रहे हैं साउंड बॉक्स पर, और शाम को 6 बजे के बाद उसका डेसिमल बिल्कुल ठीक किया जा रहा है, और हर तरफ तिरंगा झंडा लहराया जा रहा है, लोगों में एक जोश है, खुशी है, और ऐसा फील हुआ है कि अब आज़ादी मिली, 2026 मई को आज़ादी मिली, और हमें हंटर मार करके, हमें पुलिस की धमकियां दिखा करके, हमें एफआईआर की धमकियां दिखा करके, हमें डिटेन करके कोई हमें मजबूर नहीं करेगा एक रेडिकल इस्लामिस्ट बनने के लिए, या ब्रिटिश अंग्रेजों का गुलाम बनने के लिए हमें कोई मजबूर नहीं करेगा। जो होता आया 2026 के मई के, जब तक शुभेंदु दादा ने शपथ नहीं लिया था। Now we feel we get freedom. और उन्हीं बदलावों को लेकर खासतौर से अगर वेस्ट बंगाल की हम इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की बात करते हैं, वेस्ट बंगाल कभी एक हब हुआ करता था, सी राउट्स और ये सारी चीजें, कनेक्टिविटी और बिजनेस और सारा कुछ। लेकिन जिस तरह से आपने इतने सालों सालों का जो इतिहास बताया, दशकों तक वेस्ट बंगाल में कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुआ। इनफैक्ट हम देखें कि भारत में, इनफैक्ट कश्मीर तक में हम देखते हैं कि इतना डेवलपमेंट है, लेकिन वेस्ट बंगाल बहुत पिछड़ा रह गया। अगर डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बहुत सारे लोग फिर काम की तलाश में लेबर जॉब्स और जो स्किल्ड वर्कर्स हैं वो देश के और कोनों में जाते हैं, तो वेस्ट बंगाल के सामने ये समस्या ही है उसी की वजह से। तो आप उस दिशा में क्या कुछ देख रही हैं कि कितना कुछ, जैसे कि योगी आदित्यनाथ जी ने उस दिशा में काफी काम किया और रिवर्स माइग्रेशन भी हो रहा है, इनफैक्ट उत्तराखंड में भी हो रहा है, वेस्ट बंगाल में उस दिशा में क्या आप काम देख रही हैं? Recently I have visited Ladakh. तो मैंने जितना डेवलपमेंट, जितना इम्प्रूवमेंट, और कश्मीर से आए हुए जो मुसलमान हैं वो लद्दाख में जिस हिसाब से कमा करके लाखपति और करोड़पति बन रहे हैं, ये मैंने अपनी नज़रों से लद्दाख में देखा, बिकॉज आई वॉज देयर 7 days। तो मैं उर्दू के न्यूज़पेपर में उन मुसलमान कश्मीरियों से ही लेकर के पढ़ रही थी। तो वो जो डेवलपमेंट था, वैसा जो लद्दाख में अभी यूनियन टेरिटरी वो बना, अलग हुआ, और उसका डेवलपमेंट जो है वो इतना इम्प्रूव है कि वो पश्चिम बंगाल में भी नहीं है। अब आप सोचो कि मैं उस पहाड़ के बारे में बता रही हूँ जो इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे ऊंचा हिमालय पहाड़ है, वहाँ का डेवलपमेंट जो है वो पश्चिम बंगाल से मैच नहीं कर रहा है। पश्चिम बंगाल लद्दाख से भी पीछे है। मैं मध्य प्रदेश जाती हूँ, मध्य प्रदेश के सराफा में आप जाइएगा, इंदौर के सराफा में, तो जितने भी बंगाली जो सुनार हैं वो वहाँ पर मैं गई हूँ, मैं एमपी इलेक्शन के टाइम पे गई थी कैंपेनिंग में, तो तो मैंने सारे के सारे जो बंगाली सुनार है वो वहाँ पर काम करते हैं। जब आप गुजरात जाती हैं तो भावनगर में, अहमदाबाद में जितने भी पोर्ट और सुनार की दुकानों में जो कारीगर का काम है, या साड़ियाँ बुनने का जो काम है भोपाल में या अहमदाबाद में, वो तो यहाँ पर सब बंगाली ही काम करते हैं। और जब मैं उन लोगों से बात करती थी इलेक्शन की कैंपेनिंग के दौरान में, तो वो लोग कहते थे दीदी आपने तो जाने ওখানে तो काज ही नहीं, और যদি কাজ আছে তাহলে तो টাকাই नहीं। एक मजदूर की दिहाड़ी जो बनारसी साड़ी बना रहा है, जो सुनार कारीगर जो है खूबसूरत से खूबसूरत झुमके और टीका बना रहा है, उसको वहाँ पर जो सैलरी मिल रही है उसका 1/3 सैलरी भी ममता बनर्जी की सरकार में यहाँ पर नहीं मिलती थी। यहाँ पर मतलब
एक दिहाड़ी मजदूरों को कुत्ता बना करके रखा जाता था। कोई भी उठ करके आता था और नहीं, सबसे थप्पड़ बड़ी बात तो लगा ये है कि देता उनके था। लिए अपॉर्चुनिटीज ही नहीं आगे बढ़ी, तो जो पॉपुलेशन बढ़ रही है वो काम की एक तो तलाश में तो इधर-उधर अपॉर्चुनिटीज जाएगी। थी, नहीं, एक तो अपॉर्चुनिटीज थी अंबर, दूसरा बेइज्जत बहुत किया जाता था। बड़ा बाजार में आप आती तो बड़ा बाजार में आप देखती कि किस तरीके से मजदूरों पर एक कहर ढाया जाता था, और फिर उन मजदूरों से ये लेफ्ट फ्रंट वाले भी पैसा लेते थे, चंदा लेते थे, और उसके बाद फिर टीएमसी वाले भी चंदा लेते थे। ये जो झांका वाले होते हैं, जो उठा करके सामान इधर से उधर करते हैं, उनसे लेफ्ट फ्रंट वाले भी चंदा लेते थे और टीएमसी वाले भी चंदा लेते थे। हाथ रिक्शा वाले जो होते थे, वो रिक्शा जहाँ पर स्टैंड करते थे, उससे लेफ्ट फ्रंट वाले भी चंदा लेते थे, टीएमसी वाले भी चंदा लेते उनको थे। लोग देखते तो ही में आ जाता है कि मतलब एक बूढ़ा इंसान खुद से कंधों पे एक हमें हमें एजुकेटेड देख इंसान को करके ना उठा रहा है। बहुत बहुत माया आता था, लेकिन हम क्या कर सकते थे? हम जब बोलते थे तो एफआईआर, जब बोलते थे तो एफआईआर, जब आंदोलन करते थे तो जेल, जब 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 एक अपनी तकरीर में, अपनी स्पीच में, अपनी सभाओं में उन उन मजदूरों के बारे में, लेबर के बारे में बात करते थे, तो फिर भैया चलिए अरेस्ट हो जाइए। 200 ऑफिसर आ जाते थे और अरेस्ट होकर के 9 घंटे में बेल मिलता था। तो ये सिनेरियो इन्होंने सेट करके रखा था। अभी क्या है कि उनका मान सम्मान, सिमिलरली यूपी में भी था, जब तक योगी आदित्यनाथ नहीं आए थे तब ऐसा ही था, रेहड़ी पटरी छोटा मोटा काम करने वाले जो दिहाड़ी वाले लोग थे उनके साथ यही होता था। अब जब से योगी जी आए हैं वो लोग इतने खुश होते हैं, बार बार जैसे मैं उनसे इंटरेक्शन करती हूँ, बात करती हूँ, तो कहते हैं कि मैडम जी बाबा जी हैं तो सब ठीक है, वरना हम तो 2 वक्त की रोटी भी नहीं कमा पाते थे, क्योंकि जो कमाएंगे इस रोड साइड पे आप कोई काम कर रहे हैं, दिहाड़ी का कोई काम कर रहे हैं, बड़ी मुश्किल से आप परिवार आप अपना पाल पा रहे हैं, फिर कोई और आके इस तरह से ऊपर से चंदा और ये सब मांग रहा है, तो कैसे ही हो पाएगा। तो सोचिए कि एक गरीब वर्ग को जो कॉन्फिडेंस इस तरह की सरकारें दे रही हैं, योगी आदित्यनाथ हैं या फिर हम शुभेंदु अधिकारी जी की बात करते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो समाज का पिछड़ा हुआ वर्ग है उनके बिल्कुल। प्रोटेक्शन के लिए बदलाव हो रहा है जी। एक्चुअली अमीरों के पास बंगला गाड़ी बहुत कुछ होता है, लेकिन गरीब के पास मान सम्मान होता है। वो चाहता है कि वो दाल रोटी खाए, नमक रोटी खाए, पर उसको सम्मान मिले। अब कोई नेता हड़हड़ कर करके आया है, और वो भी बलात्कारी टाइप का, जैसे जसीमुद्दीन था, नारकोलडांगा का, वो केला बगान का वो काउंसिलर था, वो किसी भी लेबर को वो पीट देता था, किसी को भी थप्पड़ लगा देता था। वो जो रोड पर सब्जियां बेचती हैं, बूढ़ी बूढ़ी सी काकी, दादी माँ जैसी, उनको उनका वो उनके उसका जो जसीमुद्दीन का लोग था, वो उसका प्लास्टिक हटा देता था और पूरी सब्जियां बर्बाद हो जाती थी, पूरी सब्जियां नाले में चली जाती थी। अब जो लोग मच्छी बिक्री कर रहे हैं, उनके हांडी में लात मार देते थे ये टीएमसी वाले लोग। तो अभी देखो जसीमुद्दीन जो है वो मुस्लिम है, और बड़ा टोपी वोपी लगा करके हाजी है, हज करके आया है, और मुसलमान नकाब वाली लड़की ने ही उसके ऊपर पॉक्सो का केस किया है कि 2023 में उसने उस लड़की को आश्वासन दे करके उसका रेप किया है, और मल्टीपल टाइम रेप किया है। कैन यू इमेजिन? एक मुसलमान हाजी, और वो उसने सत्ता के घमंड में, और उसने चेयर के घमंड में कई मुसलमान लड़कियों का और हिजाब वाली लड़कियों का रेप करके बैठा हुआ था। और आप सोचो कि उन मुसलमान लड़कियों को न्याय और जस्टिस कब मिला है? जब यहाँ पर भाजपा की सरकार आई है। जब तक ममता बनर्जी की सरकार थी, और जो मुसलमान की मसीहा बनी फिरती थी, जो सर पे आंचल रख करके बनी फिरती थी, मतलब नए ईरा की पैगंबर बन चुकी थी, उनके उनके शासन में, उनके प्रशासन में उन मुसलमान हिजाब वाली लड़कियों को न्याय नहीं मिला। और जैसे ही भाजपा की सरकार आई, वो जसीमुद्दीन अरेस्ट हुआ, और टिल डेट वो अरेस्टेड है, क्योंकि पॉक्सो का मामला है। तो लेबर से लेकर कर हर चीजों के लिए एक टोल फ्री नंबर बनाया गया है, और वो टोल फ्री नंबर वैसा नहीं है कि ट्रिंग ट्रिंग होता रहेगा और वो कोई उठाएगा नहीं, जैसे ममता बनर्जी ने बनाया था दीदी की बोलो, लेकिन कोई दीदी भी नहीं उठाती थी और कोई दादा भी नहीं उठाता था। यहाँ बजाफ्ते उठाते हैं लोग फोन और आपकी मुश्किलों को सुनते हैं। तो धीरे धीरे करके मुझे ऐसा लगता है कि 1 साल में पश्चिम बंगाल कंप्लीटली इम्प्रूव्ड होगा, डेवलप्ड होगा, इन्हांस होगा, एडुकेट होगा, डिसिप्लिन्ड होगा। जो डिसिप्लिन की जो कमी है मुझे दिखाई देती रही है हमेशा, बचपन से लेकर के इस उम्र तक, वो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि अब लोग जो है गाड़ी से बैठे बैठे वो कचरा नहीं फेंकना चाहते हैं, या रोड पर कुछ भी खा करके कचरा नहीं फेंकना चाहते हैं, क्योंकि इसके लिए, स्वच्छता के लिए, जो हमारी मंत्री हैं अग्निमित्रा पॉल जी, उन्होंने बहुत अप्रोप्रिएट काम किया है, और वो कैबिनेट मंत्री होने के बावजूद भी
वो गली कूचे में, रोड में वो चली जाती हैं और लोगों को कहती हैं कि रोड खाली छोड़ दो, फुटपाथ खाली छोड़ दो, तुम्हें चाउमीन बनाना है, मोमो बनाना है, मछलियाँ फ्राई करनी है, जो करना है करो, लेकिन आप गंदा नहीं कर सकते हैं। आप डंप जो वो बैग है, गार्बेज बैग है, उसको रखो, बोरे को रखो और कॉर्पोरेशन की गाड़ियाँ आएँ तो आप उसमें डंप करो। तो मुझे लगता है कि स्वच्छता को मद्देनज़र रखते हुए भी एम्प्लॉइज़ की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो वहाँ पर भी एक एम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ रहा है। उसके बाद फिर ट्रैफ़िक को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि ट्रैफ़िक पहले 2-2 3-3 घंटे जाम रहता था, अब उसको ईज़ी किया जा रहा है, तो उसके लिए सिविक वॉलंटियर्स की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, तो वहाँ पर भी एम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ेगा। तो ऐसी सारी चीज़ें, कम से कम 1000 चीज़ें हैं, जिसमें हमें नए रिक्रूटमेंट की ज़रूरत होगी और एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और करोड़ों लोगों को नौकरियाँ मिलेंगी। लेकिन हाँ, ये है कि ईमानदारी से नौकरी करने की ज़रूरत है। अगर आप मन में ममता-ममता करते रहिएगा और आप नौकरी लीजिएगा भाजपा की सरकार से, तो भाजपा की सरकार वो नहीं है जो आपकी गलतियों को ढक दे। भाजपा की वो सरकार है जो अपने भाजपा के नेताओं को भी नहीं छोड़ती है। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि नागरिकों के अधिकार और सुरक्षा की बात आती है तो ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और ये इंश्योर करना कि सबको जस्टिस मिल रहा है, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है ताकि जो जनता है, लोग हैं, उनका विश्वास अपनी सरकार में और जस्टिस में बना रहे और जिस तरह से हम बदलाव की जो एक बात करते थे वेस्ट बंगाल को लेकर के बंगाल को एक बदलाव की आवश्यकता है। वो शुरुआत तो हो चुकी है और उम्मीद करते हैं कि वेस्ट बंगाल में पूरी तरह से हम वो बदलाव देखें जो वेस्ट बंगाल डिज़र्व करता है। वेस्ट बंगाल की हमेशा हम कल्चर की बात करें, जिस तरह से वेस्ट बंगाल की जनता रही है, एक पढ़ी-लिखी इंटेलेक्चुअल क्लास रही है, वो सारी चीज़ें हम वापस से वहाँ पर देखेंगे। नाज़िया बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, धन्यवाद। जय हिंद। जय माता दी। जय माता दी।